चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। संसद में कहे गए इन शब्दों की गूंज पूरे देश में सुनी जा रही है। बात बढ़कर जाति जनगणना तक जा पहुंची है। राहुल गांधी की जाति पूछी जा रही है और हर कोई इसे अपने अपने एंगल से डिकोड कर रहा है। पर इन शब्दों के जाल में जो चक्रव्यूह हरियाणा की राजनीति में रचा गया, आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं आपको उसे डिकोड करूंगी। राहुल गांधी के शब्दों पर सियासत बेशक अपना अपना तर्क ढूंढ रही है, लेकिन यह हंगामा सिर्फ जाति जनगणना के लिए नहीं है। इसका सीधा असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर पड़ता नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने चक्रव्यूह को पद्मव्यूह बताकर बीजेपी पर जो तीर चलाए हैं, वो सीधे तौर पर राजनीति के उस कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा कर देते हैं जहां महाभारत विधानसभा चुनाव के लिए है। आप समझिए कैसे। राहुल गांधी ने अग्निवीर का जिक्र किया, मतलब हरियाणा में करीब 20 लाख लोगों को सीधे तौर पर संदेश दिया। इसी तरह जाति जनगणना की बात करके भी राहुल गांधी ने सीधे तौर पर हरियाणा के ओबीसी और एससी वोट बैंक को साधने की कोशिश की। कैसे, ये पूरा गणित मैं आज आपको पॉलिटिकल कॉरिडोर में समझाऊंगी। तो सबसे पहले बात अग्निवीरों की। अग्निवीर के मुद्दे पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ आपको नजर आया। अब माना यही जाता है कि इसका सबसे बड़ा असर तो हरियाणा में ही पड़ता नजर आ रहा है और बीजेपी को यहां भारी नुकसान भी लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। हालांकि इसके पीछे के कई और भी कारण रहे, लेकिन अग्निवीरों के मुद्दे की अनदेखी नहीं की जा सकती। माना जाता है कि देश की सेना में हरियाणा के करीब 2 लाख लोग हैं, करीब 4 लाख लोग सेना से रिटायर हैं और इनके लिए अग्निवीर और ओआरओपी जैसे मुद्दे काफी अहम हैं। शायद यही वजह रही कि 2014 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ओआरओपी का मुद्दा उठाया तो रेवाड़ी की धरती से, क्योंकि रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जिंद, पानीपत, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, गुरुग्राम ये समेत ये तमाम वो इलाके हैं और जिले, ये तमाम वो जगह हैं जहां सेना में युवा भर्ती के लिए सबसे ज्यादा भर्ती यहीं से आती है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो हर साल हरियाणा से करीब 6000 युवा सेना में भर्ती होते हैं और इतना ही नहीं, सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से होता है। मतलब साफ है कि अग्निवीरों को लेकर जो सेंटिमेंट है वो हरियाणा में काफी हावी है और यही वजह है कि अग्निवीरों को लेकर राहुल गांधी का सियासी सेंटिमेंट भी, सियासी संदेश सीधे तौर पर हरियाणा के युवा वोटर से कनेक्ट होता है और साथ ही साथ पूर्व सैनिकों और सेना में काम कर रहे जो जाबाजों के लिए भी अग्निवीर बड़ा मुद्दा है। इतना ही नहीं, भूपेंद्र हुड्डा तो यहां तक कह रहे हैं कि हरियाणा में हर साल 10,000 से अधिक युवा सेना में जाते थे, लेकिन अग्निवीर योजना शुरू होने के बाद से 1 साल में केवल 400 युवा ही सेना में भर्ती हुए। हुड्डा हर मंच से इस तरह के दावे कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है तो जाहिर तौर पे अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस विशेष अभियान चलाने की तैयारी है ताकि इस योजना के बहाने युवाओं को वो अपने पाले में लाकर खड़ा कर सके। अब देखिए, इस बात का अंदाजा बीजेपी को भी है कि अग्निवीरों को लेकर बीजेपी लगातार जो कांग्रेस है उनको बैकफुट पे लेकर आ रही है और अगर बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया तो हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए जब जब राहुल गांधी अग्निवीर को लेकर बयान देते हैं, रक्षा मंत्री खड़े हो जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद सदन के भीतर और बाहर
दोनों जगहों पर उसे काउंटर करते नजर आते हैं। देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। राजनीति में नैरेटिव वोटर का मिजाज बदल देता है और लोकसभा चुनाव में जो 400 पार का नारा दिया था बीजेपी ने, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी से बेहतर इस समय ये कोई नहीं समझ सकता कि जो 400 पार का नारा दिया गया लेकिन 400 पार का आंकड़ा नहीं छू पाए, बल्कि खुद अकेले वो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। तो ऐसा कोई भी नैरेटिव विपक्ष ना बना ले कि बीजेपी को आने वाले चुनाव में नुकसान झेलना पड़े। और इसके पीछे आरक्षण और संविधान खत्म करने जैसे नैरेटिव की भूमिका थी। अगर 400 पार का वो टारगेट नहीं बीजेपी छू पाई तो यही चीज मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं संविधान बदलने की बात, आरक्षण के मुद्दे, ये तमाम वो नैरेटिव थे जो गढ़े गए और जिसकी वजह से 400 पार या अकेले दम पर बहुमत बीजेपी हासिल नहीं कर पाई। इसीलिए विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भी जात पात पर सियासत दो हाथ कर रही है। हरियाणा यानी ताऊ की धरती, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ताऊ यानी चौधरी देवीलाल ने यह नारा बुलंद किया और 1989 के चुनाव में राजीव गांधी की सरकार को उखाड़ फेंका था। ताऊ चाहते तो किंग भी बन सकते थे, पर वो किंग मेकर बने, प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने। इतिहास की ये बात यहां इसलिए जरूरी है करनी क्योंकि चौधरी देवीलाल, जिन्हें प्यार से ताऊ कहा करते थे, हरियाणा में जाट समुदाय के सबसे प्रिय नेता माने जाते थे और कहते हैं कि हरियाणा में जाट समुदाय के लोग आज भी किंग मेकर हैं, यानी जिसके साथ जाट उसके ठाट। अब देखिए, दरअसल जाट हरियाणा की आबादी का लगभग 27% है। हरियाणा की 90 में से 40 विधानसभा सीटों पर जाट काफी मजबूत स्थिति में है। 1966 की बात अगर करें तो 1966 में जब हरियाणा के गठन के बाद करीब 33 साल तक जाट समुदाय के ही सीएम बनते आए। रोहतक, हिसार, सोनीपत, कैथल, जिंद, फतेहाबाद, झज्जर, भिवानी और सिरसा में जाट वोटर्स का दबदबा माना जाता है। और अगर पिछले 4 चुनाव के नतीजों को देखें तो कम से कम 25 विधायक तो जाट समुदाय से ही बने हैं। अब आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाट वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है। और अब जाट वोट बैंक इस समय बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है। हालांकि 2014 में बीजेपी ने गैर जाट सीएम बनाकर जाटों के दबदबे को दरकिरार करने की कोशिश की थी, मैसेज दिया था। और आज भी जब हम बात करते हैं तो यही कहते हैं कि बीजेपी नॉन जाट पॉलिटिक्स करती है। और अब एक बार फिर 2024 पे हम खड़े हुए हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी यही सेम राजनीति आगे बढ़ा रही है, यही रणनीति पर आगे बढ़ रही है। क्यों? इसकी वजह आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन तो किया, लेकिन सीएम बनाया ओबीसी समुदाय से आने वाले नायाब सैनी को। हालांकि नायाब सैनी इस समाज से आते हैं जो हरियाणा में 3% है और अपने मिलनसार उनकी जो शख्सियत मानी जाती है, उनका व्यवहार है, लेकिन कई अहम फैसलों के बावजूद भी अभी वो ओबीसी के समाज के सर्वमान्य नेता बनने में कामयाब पूरी तरीके से नहीं हो सके। हालांकि बीजेपी अपनी रणनीति पर अडिग है और इसी रणनीति पर, जो नॉन जाट पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, उस पर आगे बढ़ रही है। और इसकी झलक केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आपको दिखी। चुनाव के बाद हरियाणा से जो 3 मंत्री बने वो भी गैर जाट थे। मनोहर लाल पंजाबी समुदाय से आते हैं, तो वहीं कृष्णपाल सिंह गुर्जर, साथ ही राव इंद्रजीत सिंह अहिर समाज से आते हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के 2 दौरे किए और इस दौरे के दौरान बड़े ऐलान भी किए गए।
महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में क्रीमी लेयर कैप और स्थानीय निकायों में बड़े हुए कोटा जो उनको दी जाते थे, बड़े हुए कोटा की घोषणा करके पिछड़ों का दिल जीतने की कोशिश की गई। तो वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण समाज से आने वाले मोहनलाल बडौली को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया है। तो ये जो रणनीति हमने आपको समझाई, इससे साफ समझ आ रहा है कि अध्यक्ष ब्राह्मण और ओबीसी के मुख्यमंत्री, यानी भारतीय जनता पार्टी फिर वही अपनी पुरानी नॉन जाट पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रही है। हरियाणा का जिक्र करें तो बीजेपी ने संकेत साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी उसकी रणनीति में कोई बदलाव नहीं है। बीजेपी अगर ये सोच भी रही है तो जाहिर तौर पे इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति होगी। दरअसल जाटों के दबदबे वाले हरियाणा में दूसरी जातियां अक्सर प्रतिस्पर्धा में रहती हैं। 35% ओबीसी, 20% एससी और करीब 8% ब्राह्मण वोटर्स के अलावा पंजाबी और बनिए वोटर्स के सहारे बीजेपी अपनी नैया पार कराने में हमेशा कामयाब रही है। हरियाणा में जीत की हैट्रिक बनाना चाहती है इस बार भी। बीजेपी की इस रणनीति को कांग्रेस भी समझ रही है। जाट वोटर्स की बीजेपी से नाराजगी में कांग्रेस को अपने लिए मौका दिख रहा है। अब देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, इन दोनों की जोड़ी के जरिए कांग्रेस को लगता है कि वो जाट वोटर्स और एससी वोटर्स को अपने पाले में करने में कामयाब रह सकती है। साथ ही ओबीसी वोटर्स और दलित वोटर्स को जातीय जनगणना का दांव चलाकर कांग्रेस बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी में है। क्योंकि अगर ऐसा कर पाई कांग्रेस तो कहीं ना कहीं उनकी राह अच्छी नजर आएगी उनके लिए, या पॉजिटिव नजर आएगी जीत की ओर। सेंधमारी के बिना उनके राह में भी उतने ही रोड़े हैं और इसीलिए राहुल गांधी बार बार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं और संसद के भीतर ये दावा कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जातीय जनगणना करवाकर ही मानेंगे। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस हरियाणा में खुद को जाट वोट बैंक का प्रबल दावेदार मान रही है। हालांकि दुष्यंत चौटाला के अलावा आईएनएलडी और मायावती का गठबंधन जाट और दलित वोटर्स में सेंधमारी कर सकता है। अब देखिए, दुष्यंत चौटाला को लेकर भी जाट वोटर्स का एक तबके में नाराजगी नजर आ रही है, क्योंकि वो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। ऐसे में पिछली बार के चुनाव में वो 10 सीटें जीते, लेकिन बीजेपी के साथ चले गए तो बीजेपी के खिलाफ एकजुट जाट वोटर्स को बड़ा झटका लगा। अब देखिए, इसे समझते हुए यह समझना बेहद जरूरी है कि दुष्यंत ने हरियाणा में बीजेपी सरकार से किनारा कर लिया। वो इस बार फिर पूरे दमखम के साथ खुद को जाट वोटर का प्रबल दावेदार मान रहे हैं। तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी अगर कांग्रेस से बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के पास इस झटके से उभरने के लिए हैं मुस्लिम वोटर्स। अब देखिए, हरियाणा में करीब 7% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो ज्यादातर दक्षिण हरियाणा के मेवात क्षेत्र में केंद्रित हैं। अब देखिए, पुन्हाना, नूहू और फिरोजपुर झिरका के 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अगर आंकड़े की बात करें तो लगभग 80%, टू बी प्रिसाइज 79% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। अब देखिए, कांग्रेस को भरोसा है कि लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी, इन चुनाव में भी मुसलमान उनको एकजुट वोट देंगे, इंडिया गठबंधन को देंगे या कांग्रेस को वोट करेंगे, ना कि क्षेत्रीय दलों को। और ऐसे में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। और इसी रणनीति के सहारे कांग्रेस आगे बढ़ रही है और राहुल गांधी
कॉन्फिडेंस से लबरेज नजर आ रहे हैं। मंजिल पता है, रास्ता भी जानते हैं, पर सफर इतना आसान नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं, सफर दोनों ही पार्टियों के लिए आसान नहीं है। दोनों पार्टियां इस बात को बखूबी जानती हैं, इसीलिए अपनी अपनी तैयारी की जा रही है, कमर कसी जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ओर से सियासी तैयारियां तेज हो चुकी हैं और जैसे ही 9 अगस्त को विधानसभा संसद का सत्र खत्म होगा, तब आपको नजर आएगा कि दोनों ही पार्टियां या दोनों ही एनडीए और इंडिया गठबंधन एक साथ मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा में तेजी से चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें रणनीति की, तो हुडा गुट ने पदयात्रा निकाल ली है और अब कुमारी शैलजा पदयात्रा निकाल रही है। तो वहीं दूसरी ओर जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन जारी है। अगर जानकारी के मुताबिक बात करें तो कांग्रेस में आजकल टिकटों के लिए आवेदन का दौर चल रहा है और 90 विधानसभा सीटों के लिए 2000 तक आवेदन आ चुके हैं, यानी हर सीट पर 20 से ज्यादा उम्मीदवारों की दावेदारी आ चुकी है और अभी यह सिलसिला 10 अगस्त तक जारी रहने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस का जोश जाहिर तौर पे हाई है और पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी गठित भी कर दी है। अब जैसे अजय माकन, और ये बहुत रोचक बात है, यहाँ पर अजय माकन का जिक्र करना जरूरी है। कांग्रेस ने अजय माकन को चेयरमैन बनाया है हरियाणा का, इसके अलावा मधुसूदन मिस्त्री को महाराष्ट्र का बनाया है, गिरीश चोडानकर को झारखंड का और सुखजिंदर सिंह रंधावा को जम्मू कश्मीर के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अब देखिए, हरियाणा में 15 ऐसे मुद्दे हैं कांग्रेस के पास जो वो जनता के बीच में ले जाने वाले हैं। पूरी तैयारी कर ली है, जनता के बीच उतारने की तैयारी के साथ ही वो 15 मुद्दे ये हैं जिसमें वो लोकल मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, राष्ट्र के मुद्दे भी हैं और ये तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच उतरने वाली है। कांग्रेस पूछ रही है कि देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों, देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों, देश का सबसे असुरक्षित राज्य हरियाणा क्यों, हरियाणा में घोटाले पर घोटाला क्यों, जन विरोधी पोर्टल से हरियाणा बेहाल क्यों। कांग्रेस के सियासी वार के ये बस चंद हथियार हैं, बाकी मुद्दे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो 15 मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस आश्वस्त और कमर कस रही है। अब देखिए, कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद कांग्रेस के लिए ये नायाब मौका है, इसीलिए कांग्रेस इन चुनाव के लिए कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण हरियाणा ही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे जिसके बाद और जिसके मुताबिक कांग्रेस को आपके साथ मिलकर 46 विधानसभा सीटें और अपने दम पर 42 विधानसभा सीटें सीधी बढ़त नजर आ रही है। ऐसे में अब एमएसपी को कानूनी गारंटी जैसे मुद्दे को लेकर केंद्र से किसानों की नाराजगी से भी कांग्रेस अपने लिए फायदा देख रही है और ये इसलिए क्योंकि किसान बाहुल्य इलाका हरियाणा है और महाराष्ट्र भी किसानों का गढ़ है। ऐसे में अगर किसानों का मुद्दा किसान पकड़ लेते हैं और कहीं ना कहीं सिंपैथी कांग्रेस के साथ जाती है तो सीधा फायदा हरियाणा और महाराष्ट्र में किसानों के साथ कांग्रेस का नजर आ रहा है और इसीलिए कांग्रेस के नेता एमएसपी की लीगल गारंटी का मुद्दा भी बार बार उठा रहे हैं, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। तो वहीं दूसरी ओर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, जबकि पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को हवा देकर भी कांग्रेस युवा वोटर से कनेक्ट होना चाहते हैं। अब इतना ही नहीं, कांग्रेस थिंक टैंक इस बात को लेकर भी आश्वस्त है कि जाट समुदाय के अलावा अनुसूचित जाति और सरदार वोटर्स भी बीजेपी से खफा हैं और इसीलिए उसके लिए जीत की राह और आसान होती नजर आ रही है। लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है उनकी अंदरूनी कलह, जो अब तक भी खास तौर पे हरियाणा के लिए एक बड़ा अंदरूनी कलह का उदाहरण कांग्रेस पर रहा है। आपसी खींचतान, बहुत सारे नेता हैं और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपसी लड़ाई में क्या कुछ हो चुका है वो पूरा इतिहास हमारे सामने है। अब तक हरियाणा एक सबसे बड़ा उदाहरण रहा है अंदरूनी कलह का, समस्या का। अब देखिए, हरियाणा भी जाहिर तौर पे जैसे मैंने कहा कि चुनाव आ रहे हैं,
आलाकमान कोशिश करेगा कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन सवाल है कि क्या सब कुछ ठीक रहेगा। इसीलिए टिकट के लिए आवेदन और पदयात्रा में भी इसकी झलक आपको दिखाई दी है। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा के बाद शैलजा कुमारी की पदयात्रा से भी प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा गायब नजर आ रहा है। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा का मानना है कि दोनों कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों की पदयात्रा में जो दूरी है वो बहुत कुछ बयां करती है। इसमें तनातनी जैसी कोई बात नहीं है, बार बार कांग्रेस कह रही है। दूसरी ओर टिकटार्थियों के आवेदन भी दो स्तर पे लिए जा रहे हैं। एक आवेदन कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ले रहे हैं, तो दूसरी ओर कुमारी शैलजा अपने समर्थकों से सीधा आवेदन मांग रही हैं, ताकि वो उनकी पैरवी कर सके। और पार्टी इसको लेकर भी निश्चिंत है। भूपेंद्र हुड्डा बेहद चिल और कूल अंदाज में कहते हैं कि टिकट ले लीजिए आप, बाकी मदद मैं कर दूंगा। हुड्डा हो या फिर शैलजा, सब एक सुर में कह रहे हैं कि हरियाणा की 36 बिरादरी इस बार मन बना चुकी हैं कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। लेकिन बात तो एक कह रहे हैं, लेकिन मन में जाहिर तौर पे कुर्सी के लिए अपनी अपनी दावेदारी की भावनाएं चल रही हैं। पर कहते हैं कि राजनीति में जमीन तो जीत के बाद भी संभाल कर रखनी चाहिए, और अभी तो सिर्फ जीत के दावे हैं। इसीलिए लोकसभा चुनाव के निराशाजनक नतीजों के बाद भी बीजेपी और मजबूती से अपनी जमीन पुख्ता करने में जुटी है, जो उसकी तैयारी है, जो वो हमेशा करती है कि गलतियां हैं उससे सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अब देखिए, संघ जेपी नड्डा के बयान को भूलकर बीजेपी के साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। इसीलिए 29 जुलाई को बीजेपी संघ की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई और हरियाणा चुनाव को लेकर मैराथन मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस समन्वय बैठक में जमीनी हकीकत का आकलन भी किया गया। साथ ही साथ कांग्रेस के पक्ष में बने जाटव समीकरण को भी भेदने की रणनीति पर मंथन किया गया। इतना ही नहीं, अगर सूत्रों की माने तो आरएसएस ने हरियाणा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, युवा चेहरों को मौका देने के लिए कहा है, राय दी है। इसके साथ साथ आरएसएस ने बीजेपी हाईकमान को बता दिया साफ कि हरियाणा में कई सीनियर नेताओं की जो फीडबैक रिपोर्ट है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, और सिटिंग विधायक जितने हैं उनका भी फीडबैक, उनकी भी रिपोर्ट जमीन पर ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी ने आरएसएस का प्रस्ताव या सुझाव माना तो करीब आधे विधायकों का टिकट कट सकता है। और इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी पहले ही हरियाणा के बीजेपी सांसदों को एक बात दो टूक बता चुके हैं कि राजधानी दिल्ली तीनों ओर से हरियाणा से घिरी हुई है, और अगर वहां विपक्ष की सरकार बनी तो दिल्ली में केंद्र की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में और ऐसी सूरत में केंद्र के खिलाफ आए दिन जाहिर तौर पे धरने प्रदर्शन होंगे, बहुत तरीके के नैरेटिव तैयार किए जाएंगे। तो ऐसे में इस नैरेटिव को संभालना आसान नहीं होगा। तो उन्हें सभी सांसदों से चुनाव में एकजुट होकर, सारी मन की बातें, मनमुटाव मिटाकर एकजुट होकर हरियाणा में जीत की हैट्रिक का संकल्प लेने के लिए साफ कहा है। अब देखिए, पीएम मोदी की ये बातें बता रही हैं कि भगवा परिवार के लिए हरियाणा जीतना कितना जरूरी है। हरियाणा की जीत से बीजेपी को कांग्रेस पर मानसिक बढ़त हासिल हो जाएगी। पर यह लड़ाई सिर्फ बीजेपी के लिए इतनी अहम नहीं है। बीजेपी के साथ साथ लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन दोनों के लिए बेहद अहम है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के विजय रथ को धीमा किया और फिलहाल इसे ही वो अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। और इसी बिना पर उन्हें उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्यों में बीजेपी को वो सत्ता से बाहर कर देंगे या जीतने नहीं देंगे, और उसकी शुरुआत वो हरियाणा से करना चाहते हैं। और राज्यों में कमजोर बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले कहीं नहीं होगी, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन एक बात है जो बेहद महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जीत जाने और जीत की आस रखने में उतना ही फर्क है जितना दिन और रात में। तो फिलहाल तो यही समझिए कि जनता मौन है,
लेकिन पॉलिटिकल गेम ऑन है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में डिकोड करूंगी झारखंड की राजनीति पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।